जय हिंद एवरीवन, जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? बिल्कुल स्वस्थ हो, मस्त हो। पीडीएफ नहीं मिला है भैया? पीडीएफ पीडीएफ कैसे नहीं मिला है बच्चे? आप ये बताओ मुझे। पीडीएफ बिल्कुल मिला है। और कई बच्चों को नए नए एप्लीकेशन पे जब आप आते हो तो कई बार आपको पीडीएफ जो है पता नहीं होता कहाँ पे मिलता है ना। पीडीएफ मिल चुका है बच्चे, तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को जो है जाकर के चेक कर लेना, ठीक है? अपलोड हो चुका है। आपके मित्र, आपके साथियों से पूछ लो, सबको पीडीएफ प्राप्त हो गया है। आपको क्यों नहीं प्राप्त हुआ? ओके, तो आइए बच्चे, हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। कल हम लोगों ने कितने प्रश्नों को देखा था, एक बार हमें कमेंट करके बता देना। जहाँ तक देख लिए हैं, अब हम लोग उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिए कहाँ तक अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया हुआ है। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे बता दोगे मुझे। चलिए, वेरी गुड। तो हाँ जी, तो जल्दी से आप हमें बता देना। प्रिंटेबल पीडीएफ ही कह रहा हूँ बच्चे, अपलोड हो चुका है प्रिंटेबल पीडीएफ। एक बार चेक कर लेना। तो प्रिंटेबल पीडीएफ क्या है? यार नहीं गया भाई, क्यों नहीं गया? पीडीएफ तो एक साल पहले बना दिए हैं। नहीं, एक साल पहले नहीं बनाया, जनवरी में बनाया है। पीडीएफ अगर नहीं गया होगा तो 2 मिनट के अंदर चला जाएगा। हाँ, चिंता नहीं करना है। तो बच्चे कर लेना दोनों। चलिए, तो आइए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चे। पीडीएफ के लिए चिंता नहीं करो। पीडीएफ मैं, हमारी टीम है, पीडीएफ आपको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पीडीएफ आपको जो है तुरंत मिल जाएगा। हम लोग जनवरी का करंट अफेयर्स देख रहे हैं और जनवरी 2025 हम लोगों ने अभी तक कितने प्रश्न देखे थे? 110 प्रश्न लोगों ने देखा हुआ, ठीक है? तो जहां तक हम लोग देखे हैं उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को बीच बीच में रोकेंगे, कमेंट्स में आपको बताते चलना उत्तर क्या है। बिल्कुल 110 तक हो गया है, तो जहां पे रुकेंगे वहां से आपको बताना पड़ेगा। हाँ, जहां पे रुकेंगे, चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखो तो क्या होगा। इस प्रश्न का भाई जहां रुकेंगे वहां से बताना होगा। चलिए जल्दी जल्दी से सभी को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताते चलना है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से एक बार देखेंगे सभी लोग। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा देखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या बच्चे? इस प्रश्न पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना जो हुई है कहाँ हुआ था, इसको हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ पे बोलेंगे हम लोग? निजामाबाद, तेलंगाना में। कहाँ बताइए? निजामाबाद, तेलंगाना। वेरी गुड। कहीं से भी आपको पूछेंगे, ठीक है? चलो बताओ, खो खो विश्व कप कहाँ स्टार्ट हुआ था? पहला खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पहला खो खो विश्व कप कहाँ पे हुआ था? पहला खो खो विश्व कप कहाँ पे बोलेंगे? वेरी गुड, ये हुआ है नई दिल्ली में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। फिर आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताओ, महाकुंभ में भक्तों की भाषा संबंधित बाधा को दूर करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? लैंग्वेज को अनुवाद करने के लिए एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है भाषिनी, ठीक है? जैसा हम लोगों ने पढ़ रखा था ना। बताइए कि किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे? बच्चे इंडोनेशिया के। कहाँ के आए थे? तो इंडोनेशिया के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वृद्धि दर कितना था? इसमें 6.7%। ये सब लोग पढ़ चुके थे। चलिए, आपको बताना है कि भारत में वो कौन सा ऐसा अंतरिक्ष केंद्र है जहाँ पे तीसरा लॉन्च पैड बनने वाला है। तो कल हम लोगों ने इस पर पढ़ा था ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर पे। चलिए, तो अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या 1 यहाँ से स्टार्ट होगा 111 नंबर से। 111 नंबर से स्टार्ट करेंगे और जो पहला सवाल आज की क्लास में रहने वाला है वो है सरकार की एक योजना है, स्टार्टअप योजना, उससे रिलेटेड। हाँ, पहला जो प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो बच्चे, पहला सवाल ध्यान से सुनते चलिएगा, सुनना बहुत आवश्यक है। 16 जनवरी स्टार्टअप इंडिया पहल 9 वर्ष पूरे हुए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। पहली जानकारी, स्टार्टअप इंडिया की परिवर्तनकारी यात्रा 2015 में शुरुआत हुआ था। बच्चे, अगर 2015 में शुरुआत होता तो 10 वर्ष पूरा हो जाता। इसका शुभारंभ कब हुआ है? 2016 में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। इसका उद्देश्य है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है नवाचार को प्रोत्साहन देना और देश में स्टार्टअप की प्रगति को उत्प्रेरित करना। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। 31 अक्टूबर 2024 तक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरी उत्पन्न किया है। तो ये 2 और 3 बिल्कुल सही है। सबसे अधिक जो नौकरी उत्पन्न हुआ है लगभग 2 लाख प्लस, वो नौकरी आईटी सेक्टर में हुआ है। आईटी सेक्टर में सबसे अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है। तो सवाल आपसे पूछा है कौन सा यह सत्य है? इसमें सत्य क्या बोलेंगे? 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। 2 और 3 जो इसमें बचे वो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हम लोगों का? इसमें सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे प्रश्न होगा, भारत ने द्वीप के बागान क्षेत्र में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए घोषणा किया है। कहाँ बनेगा? तो भारत ने श्रीलंका के द्वीप के बागान के क्षेत्रों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने की बात किया है। अच्छा, स्मार्ट क्लासरूम किसको कहते हैं? स्मार्ट क्लासरूम उसको कहते हैं जहाँ पे डिजिटल इंफ्रा होता है। स्कूलों में जब डिजिटलाइज कर दिया जाता है उसको, विद्यालय को, शिक्षण व्यवस्था को, तो उस व्यवस्था के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्मार्ट क्लासरूम। जैसे भारत में एकमात्र स्मार्ट क्लासरूम वाला राज्य है केरल। भारत में सभी राज्यों में केरला एकमात्र ऐसा राज्य है जो 100% सरकारी विद्यालय वहाँ पे डिजिटलाइज हो चुके हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। मंत्रालय, उस मंत्रालय का नाम बताना है जिसने हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम है साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज 2.0। तो साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। मंत्री का नाम क्या है बच्चे? वैष्णव। क्या नाम है? अश्वनी वैष्णव नाम है मंत्री का, अश्वनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा जो है ये साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। शब्द में लिखा हुआ साइबर सुरक्षा। आज के समय सबसे बड़ा खतरा क्या है? साइबर अटैक का। तो उससे राहत के लिए जो है 6.85 करोड़ रुपए की लागत से साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज जो है इसका शुभारंभ किया गया दूसरे चरण का। आगे प्रश्न था, किस देश की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रहा है? तो जो हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये अमेरिका का है, वहां की कंपनी है। और हिंडनबर्ग का घटना आपको याद होगा 2024 में इन्होंने अडानी जो समूह है उस पर इन्होंने आरोप लगाए थे काफी सारे, जिसके बाद शेयर बाजार में उसको ब्लड बात कहते हैं ना, कि पूरा तबाही मच गया था। तो हिंडनबर्ग जो संस्था है ये अमेरिका की है, बंद होने के कगार पे आ गया है। और इसके जो संस्थापक सदस्य हिंडनबर्ग के संस्थापक फाउंडर, उनका नाम है नाथन एंडरसन। नाम है, नाम क्या भाई? नाथन एंडरसन। तो नाथन एंडरसन जो है इसके संस्थापक, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाथन एंडरसन जिसके फाउंडर थे, उन्होंने ये घोषणा किया कि अब हमारी कंपनी जो बंद हो जाएगी। बच्चे, यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है शॉर्ट सेलिंग फर्म है। कैसा फर्म है? शॉर्ट सेलिंग फर्म। देखो, शॉर्ट सेलिंग फर्म जो होता है ना, इसका संबंध है शेयर बाजार से। शेयर बाजार में पैसे दो तरह से बनाए जाते हैं। एक तो बनता है कि भाई आप इन्वेस्ट करते हो किसी अच्छी कंपनी के शेयर पे और उसकी प्राइसेस अगर बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो आपका भी जो शेयर का वैल्यू बढ़ जाता है। दूसरा होता है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो दूसरा प्रेडिक्शन करती है कि शेयर बाजार में जितना ज्यादा शेयर का वैल्यू गिरेगा उस कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो हिंडनबर्ग जो है वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, बहुत कम समय में जो है ये पैसा बनाने वाली कंपनी है। और ये पहले क्या करते हैं? पहले एक नेगेटिव रिपोर्ट पब्लिश करेंगे और शेयर बाजार चूंकि सेंसिटिव मार्केट होता है, कोई भी अगर एक रिपोर्ट ऊपर नीचे आ गया तो शेयर बाजार में तबाही मच जाता है। तो शेयर बाजार में पहले एक नेगेटिव रिपोर्ट जारी करेंगे, फिर उसका जब शेयर का दाम कम होगा तो इससे वो पैसा बनाएंगे। तो एक कंपनी है, कहाँ का था भाई? हिंडनबर्ग कंपनी, अमेरिका की बंद होने के कारण। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इसे भारतीय टीम का नया बैटिंग कोच बना दिया है। तो जो नया बैटिंग कोच बना दिया गया था सितांशु कोटक को, इसको बनाया गया है सितांशु कोटक को, ठीक है? इसको बनाया है सितांशु कोटक को, ठीक है? और गौतम गंभीर के बारे में आपको ध्यान होगा कि गौतम गंभीर जो है ये मुख्य कोच है भारतीय क्रिकेट टीम में। मुख्य कोच जो हमारे हैं, हेड कोच, उनका नाम क्या है भाई? गौतम गंभीर। और मुख्य कोच के तौर पर भी 2024 में इनकी नियुक्ति हुई है। 2027 तक जो इनका कार्यकाल रहने वाला है। हाँ, 24 से 27 ही है ना।
मतलब 2027 तक है इनका कार्यकाल, भी आप जानकारी रखोगे। तो मुख्य कोच कौन है बच्चे? गौतम गंभीर। और बैटिंग कोच किसको बनाया गया? सिद्धांशु कोटक। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये लंबे समय तक सौराष्ट्र से क्रिकेट इन्होंने खेला था, बिल्कुल। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चे। प्रिंटेबल पीडीएफ नहीं गया है ना, आप लोग चेक किए हो? अपलोड कर रहे हो? हाँ, एक बार चेक हो रहा है, हाँ, चिंता नहीं करोगे। नहीं गया है तो अभी तुरंत आपको मैं भिजवा देता हूँ, एकदम से क्लास अभी चलते चलते चला जाएगा ये। हाँ, मैं भेज देता हूँ। तो अभी तुरंत जो है आप लोगों को पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो बिल्कुल। हाँ, और हमारी जो टेक्निकल टीम है उनको डांट भी लगेगी आज, हाँ, अच्छे से। क्या बच्चों को पीडीएफ तो देना चाहिए ना टाइम पे। भेज देता हूँ। हिंदी बैच है ना, सिर्फ हिंदी बैच होगा, हिंदी बैच होगा, इसमें डाल दो। दोनों बैच में अपलोड कर दीजिए। चलिए, तो अभी ये आपका तुरंत चला जाएगा, हाँ, बेफिक्र रहो आप। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? बीसीसीआई ने 17 जनवरी को अपना लोकपाल किसे नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई जो है ये दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। और ये जो बीसीसीआई है ना, ये 1928 जब इसकी स्थापना हुई थी। और बीसीसीआई मुंबई में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। बहुत पैसा बीसीसीआई के पास, एक साल में लगभग 10,000 करोड़ कमाती है। तो बीसीसीआई ने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं बीसीसीआई पे, उसकी जांच करने के लिए जो है अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में जो है एक लोकपाल का गठन किया है। लोकपाल बच्चे इसी को क्या बोलते हैं? लोक प्रहरी भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लोक प्रहरी भी कहते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? आमुप्समैन कहते हैं। तो लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया भाई? बिल्कुल, अरे भाई सब डलवा देंगे, चिंता नहीं करो, सब एक ही बार 3 महीने का 2 महीने का डलवा देंगे। चलिए, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। तो लोकपाल पीडीएफ, देखो एक चीज बताएं आपको, ये सब ना, ये सब के लिए एकदम बेफिक्र रहिएगा। क्यों नहीं पीडीएफ अपलोड होगा? जो चीजें आपको बोला गया बिल्कुल अपलोड होगा। हाँ, वो क्यों नहीं अपलोड हुआ उसके जांच को हम क्लास के बाद कर लेंगे, अभी फिलहाल पढ़ाई करिए। वो लोग अपलोड होना चाहिए था, बहुत लेट हो गया। तो अरुण मिश्रा जो बच्चे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर क्या है इसमें? अरुण मिश्रा हम लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है भाई? लोकपाल है बीसीसीआई में, ठीक है। बीसीसीआई पे अगर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा उसकी स्वतंत्र तरीके से जांच कर सकते हैं। आगे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 दिवसीय भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? जिसको कहते हैं मोटर शो कहते हैं, गाड़ियों का एक प्रकार से प्रदर्शनी होता है। तो पूछा कि मोटर शो जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। तो बच्चों ये आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम में। नई दिल्ली में कहाँ बोलेंगे? भारत मंडपम में। नई दिल्ली में कहाँ पे बोलना है? भारत मंडपम में। और ये क्या है भाई? तो गाड़ियों का इसमें एक प्रकार से, जितनी भी जैसे आप यहाँ देखो नरेंद्र मोदी जी को उद्घाटन इन्होंने लिखा है ना, हाँ लिखा है नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन। तो नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब देखो इसमें क्या होता है, हर कंपनी अपनी अपनी कारों को जो है वहाँ पे प्रदर्शित करती है। चलो, यहाँ तक चीजें क्लियर है? फिर से वही बात, लोग लेट से लगता है। बच्चा पीडीएफ अपलोड हो चुका है, क्यों नहीं अपलोड होगा? पीडीएफ इंग्लिश में चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपका बैच किस भाषा में, ये बता दो। बैच अगर बाइलिंगुअल है दोनों भाषाओं में अपलोड होगा, अगर एक ही लैंग्वेज में है तो एक ही लैंग्वेज में होगा। चलिए, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बच्चे कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका का नया वाणिज्य दूतावास भारत के किस शहर में उद्घाटन किया है? मुझे उसका उद्घाटन हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? बेंगलुरु में। तब क्या यूज हुआ है? वाणिज्य दूतावास। तब क्या यूज हुआ है? वाणिज्य दूतावास। बच्चों दो तरह का दूतावास होता है, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं राजनयिक दूतावास और दूसरा होता है वाणिज्य दूतावास। जो राजनयिक दूतावास होता है उसमें जो सरकारों की बातचीत होती है, जो गवर्नेंस की बातचीत होती है, उसको ऑपरेट किया जाता है। एक होता है वाणिज्य, इसको काउंसुलेट कहते हैं। दो देशों के मध्य आर्थिक संबंधों की जांच कैसे होगी, आर्थिक संबंधों में कोई कमी अगर रह जाता है तो उसको लेकर के ना तो आपको ध्यान रखना है कि इसका स्थापना कहाँ पे? तो बेंगलौर में होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि जल जीवन मिशन में हासिल बड़ी उपलब्धि के लिए इस राज्य को पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो जल जीवन मिशन में बड़ी उपलब्धि के लिए उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। और उत्तर प्रदेश को जल जीवन मिशन, बच्चे जल जीवन मिशन जो आपको ध्यान होगा 2019 में इसकी शुभारंभ की गई थी। इसका लक्ष्य है भारत में जितने भी घर हैं, 100% जो घर हैं भारत में, सभी घर तक नल से जल पहुंचाने का। नल से जल, हर घर तक नल से जल पहुंचाने का इसका उद्देश्य है। तो सबसे बेस्ट परफॉर्म जो किया है उस राज्य का नाम क्या है? यूपी। उस राज्य का नाम क्या है? यूपी की सरकार है। और जल जीवन मिशन के लिए उन्हें दिया गया है यह सम्मान या पुरस्कार। आगे प्रश्न होगा कि केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने नई दिल्ली से सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? मुझे इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। जयंत सिंह चौधरी कौन है बच्चे? तो आपको ध्यान होगा कि ये कौशल विकास राज्य मंत्री हैं, जो स्किल डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्टर है, कौशल विकास राज्य मंत्री हैं। और उनके द्वारा जो है वैन चलाया गया है। इससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को फाइनेंस के बारे में, वित्त के बारे में और डिजिटली उनको साक्षर किया जाएगा। तो इसका शुभारंभ जो है जयंत चौधरी ने किया है बच्चे। अगला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के द्वारा 2 वित्त वर्षों के लिए 2025-26 और 26-27 के लिए भारत का वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान है? तो बच्चे इन्होंने जो भारत का वृद्धि दर रहने का अनुमान यहाँ पे प्रस्तुत किया है, ये अनुमान जो इन्होंने यहाँ पे लगाया है वो है, ये अनुमान लगाया गया है 6.7% का। कितने परसेंट का? ये 6.7% का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कितने साल की सजा सुनाई है? जो उन्हें 14 वर्षों की सजा सुनाई गई है। कितने वर्षों की सजा है? 14 वर्षों की। और इमरान खान के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा इनकी जो बीवी है उनका नाम है बुशरा बीवी। इनकी थर्ड वाइफ है, तीसरी पत्नी है बुशरा बीवी। भाई पति कुछ भी अच्छा बुरा करता है तो पत्नी का भी साथ मिलता है, तो उन्हें 7 वर्ष का सजा मिला है। इन्हें 7 ईयर्स 7 वर्ष का सजा, पति को 14 वर्ष का सजा। क्या है मामला भाई? अल कादिर ट्रस्ट का। तो बच्चे अल कादिर ट्रस्ट जो है ये 2018 में बनाया गया था। और इस ट्रस्ट को लगभग $50 मिलियन का जो है वो घोटाला का जो है इन पे केस दर्ज हुआ है। $50 मिलियन। अब आप समझो कि पाकिस्तान जो है खुद ही इतना इकोनॉमी रूप से मुश्किल में है और उसमें भी वहाँ का नेता खुद ही चोरी कर ले रहा है। तो आप इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कितने वर्षों की सजा हुआ है बच्चे? इनको 14 वर्षों की सजा सुनाई गई है। और यहीं पे एक जानकारी और आप रखोगे कि इमरान खान के बारे में हम लोगों ने जानकारी रखेंगे। इनकी जो पार्टी है उसका नाम है तहरीक ए इंसाफ। पार्टी का नाम क्या है? तहरीक ए इंसाफ। और तहरीक ए इंसाफ जो पार्टी बच्चे, उसका जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह किसी ने पूछा है टीचर वाले परीक्षा में, चुनाव चिन्ह क्या है? तो क्रिकेट का बल्ला जो होता है वो इनका चुनाव चिन्ह है, क्रिकेटर थे। तो हाँ, तो तहरीक ए इंसाफ, इनकी पार्टी का नाम क्या होगा? तहरीक ए इंसाफ। अपलोड हो गया ना? हो गया अपलोड हो गया, ठीक है। प्रिंटेबल पीडीएफ नहीं मिला है बच्चा, मिल गया आप लोगों को, अभी तुरंत अपलोड करवाए हैं। तो इतना का घोलाटा कर दिया है। घोटाला कहते हैं भाई उसको, घोलाटा नहीं कहते हैं। बड़ी बढ़िया लिख रहे हैं लोग। हाँ, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ ठीक है, चेक कैसे फेंक दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइव क्लास का, अब ये सब टेक्निकल चीज़ हम कुछ नहीं बोल सकते, बोले लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। टेक्निकल टीम से बात करिए, आप लोगों को कोई भी समस्या रहता है तो इतनी बड़ी टीम है आपको मदद करने के लिए ना, हमको पढ़ाने से बस काम रहने दीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है वो देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्डों का वितरण किया है। स्वामित्व योजना का जो नाम है, स्वामित्व, उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी विलेजेस। ये जो स्वामित्व योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? वो जो स्वामित्व योजना 2020 में प्रारंभ हुआ है और अभी तक के कई सारी परीक्षाओं में सवाल डायरेक्ट आता है जो सब लिख रहा हूं उसके साथ कि स्वामित्व योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो पंचायती राज मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय बोलेंगे? पंचायती राज मंत्रालय जो है उसने इसका शुभारंभ किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। राजीव रंजन सिंह जो है इसके मंत्री है, ललन सिंह, ठीक है। और परीक्षा में पूछेगा स्वामित्व योजना क्यों लाया गया था? ताकि जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि पे अधिकार मिल सके, ठीक है। तो इस योजना को हमेशा परीक्षा में आपको मंत्रालय ही मिलेगा, तो मंत्रालय याद रखोगे। पंचायती राज, ग्रामीण विकास मत बोल देना, ऑप्शन नंबर ये मिलेगा, ग्रामीण विकास। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक केंद्र जिसका नाम बदल करके तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखने की घोषणा की गई है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जाफना, श्रीलंका में। कहाँ पे स्थित है? जाफना, श्रीलंका में स्थित है। और तिरुवल्लुवर कौन थे? जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा जब आप रिलीजियस डेवलपमेंट पढ़ते हो, धार्मिक विकास आंदोलन इत्यादि बारे में, ये तमिल भाषा के कवि थे। ये तमिल कवि थे और साथ ही साथ एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे, तो जो इनके नाम पे, इनके सम्मान में जो है नाम रखा गया है जाफना, श्रीलंका में। नाम भारत के थे लेकिन इनका जो प्रभाव है, इनसे जो इन्फ्लुएंस पर्सन है वो दुनिया भर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, डिजिटल फॉरेंसिक मामलों में सहयोग और सूचना साझा करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? जो अमेरिका के साथ किया है। फॉरेंसिक मामलों में क्या लिखा हुआ? फॉरेंसिक मामला। देखिए फॉरेंसिक जांच आप सुनते होंगे न्यूज में, कोई गंभीर अपराध अगर होता है, अगर कोई सीरियस अगर केस आता है, गंभीर अपराध है, क्राइम है, तो उस अपराध की गहन जांच करने के लिए जो है फॉरेंसिक जांच होता है। गहन जांच होता है, बहुत इंटेंस जांच होता है, ठीक है। तो ये जो जांच होता है, गहन जांच जो होता है, उसके लिए होता है फॉरेंसिक जांच। तो फॉरेंसिक में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? अमेरिका। किसके साथ समझौता किया भाई? अमेरिका। नेक्स्ट है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोज 2025 किस देश में प्रारंभ हुआ है? बच्चे शब्द देखने से ही लग रहा होगा ला पैरोज, तो ला पैरोज से ही लग रहा होगा कि भाई ये जो शब्द है ना इंग्लिश का है और इसका फ्रेंच वर्ड है। तो ये आयोजन कहाँ हुआ है भाई? ला पैरोज कहाँ पे? फ्रांस में हुआ है। बहुराष्ट्रीय है यानी कि भारत भी इसमें शामिल हुआ था और भारत के साथ साथ कई सारे अन्य देश भी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है भारत और यूरोपीय संघ, जो ध्यान से देखोगे यूरोपियन यूनियन के बारे में बताया गया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बैठक कहाँ हुआ है? तो यह बैठक हुआ था ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बैठक? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। हम लोग जैसे ही कहते हैं यूरोपियन यूनियन, आप सबको ध्यान होगा यूरोपियन यूनियन मतलब 1993 जब ये स्थापना हुआ है, इसमें 27 देश है। कितने देश है? 27 देश। यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना हुई है वो था मैस्ट्रिच संधि। तो अभी जो यूरोपियन यूनियन है वो भारत के साथ चाहता है अपने व्यापारिक संबंधों को बेहतर करना, आर्थिक संबंधों को बेहतर करना। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में बैठक कहाँ हुआ है? ब्रुसेल्स में हुआ, बेल्जियम में हुआ। कहाँ पर हुआ था? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि केंद्रीय मंत्री जिन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में हाल ही में शुरू हुए विश्व आर्थिक मंच 2025 में भाग लिया है, तो ये हर साल आयोजन होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है हर साल आयोजन होता है। भारत से अलग अलग मंत्री इसमें जाते हैं। जैसे इस वर्ष कौन गए भाई? अश्विनी वैष्णव कौन है? अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं और साथ ही साथ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं। साथ ही साथ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, ठीक है। इनको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं मिटी, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे। नृपेंद्र मिश्रा पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इस म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इसकी स्थापना 1966 में हुई है और पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो है, पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे बनाया गया भाई? नई दिल्ली में। और इसका नाम बदला गया 2023 में। नाम परिवर्तन कब किया गया इसका? बच्चे इसका नाम परिवर्तन हुआ है 2023 में। पहले इसका नाम हुआ करता था नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे था, नाम बदलकर कर दिया गया पीएम म्यूजियम लाइब्रेरी। और इसमें जो है अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने, अभी तक कितने लोग प्रधानमंत्री बने हैं? तो इंक्लूडिंग पीएम नरेंद्र मोदी 15 प्रधानमंत्री बने हैं। तो जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको यहाँ पे दर्शाया गया है, रखा गया है। इंक्लूडिंग पीएम 15 ऐसे 14 लोग बने हैं। आगे प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत की अपनी तरह की पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो जो CSIR के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं काउंसिल फॉर साइंस, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर फॉर काउंसिल फॉर, ये हो जाएगा आपका साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहते हैं इसको। हाँ, तो पूछा इसके लिए जो है इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? तो इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे हो जाएगा? मुंबई में, महाराष्ट्र में। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कहाँ पे बना है इनोवेशन कॉम्प्लेक्स? तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे बना है? मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है? क्या लिखा है सर? क्लास के बाद सब अपलोड करवा देंगे, अभी तो बोले ना पहले। चलिए पढ़ाई पर ध्यान रखिए, पीडीएफ करते रहते हो। पीडीएफ से बाहर निकलता है, जो पीडीएफ हम तो आज भी नोट्स बनाते हैं। अभी हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं आपको, नोट्स बनाते रहते हैं दिन भर। मैं जितना लिखता हूँ मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ, लिखने से जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो ज़्यादा। अदरवाइज ठीक है, पीडीएफ थोड़ा हेल्प करता है हम लोगों को। देखो फिर लिखा है पीडीएफ, अरे हम चिढ़ने लगे पीडीएफ से। फिर पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में बाबू, दोनों लैंग्वेज में हमारी मजबूरी है, हम नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो? हमारी मजबूरी है, हम नहीं कर सकते। चलिए जो बैच है उसके अनुसार हम कर देंगे। बैच अगर आपका हिंदी है, हिंदी चलेगा, बाइलिंगुअल है, दोनों चलेगा, इंग्लिश है, इंग्लिश चलेगा। सर आपके पास एक सब्जेक्ट, हमारे पास बहुत सारा। हम तो कहीं तुम लोग के पास तो मेरे सब्जेक्ट में तो फिर भी मत बोलना। करंट अफेयर्स का टीचर जो होता है हर विषय का जानकार होता है, क्योंकि हमें हर एक विषय से जुड़ी हुई बातें करनी होती है। हाँ, एंड एक रिस्पेक्ट अलग से रखना करंट अफेयर्स के शिक्षकों के लिए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मैरों को शिक्षक को बहुत पढ़ना पड़ता है, डेली पढ़ना पड़ता है, आपसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि हर दिन नई जानकारी है, अगर वो नई जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तो फिर आप बच्चे पीछे हो जाएंगे, आप नहीं बता पाओगे। आगे प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा कहां पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया? तो जो NDRF जो है ना, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006 में इसकी स्थापना हुई थी NDRF, ठीक है। ये तो पूछा इसका 20वां स्थापना दिवस कहाँ मना है? ये आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में। कहाँ पे मना है? विजयवाड़ा में स्थापना दिवस मना है। ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे कहीं पे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया या किसी भी प्रकार की अगर आपदा आ गई, तो उस आपदा में जो सबसे पहले वहाँ पे सेना पहुंचता है, उस सेना को आप देखोगे वो रहता है NDRF। जो टीम रहती है वहाँ पे कौन रहता है? वो NDRF की टीम रहती है। और एक देखो ध्यान से सुनना, ये आयोजन जो है वो दिल्ली से बाहर हुआ है, दिल्ली में नहीं हुआ है, तो बहुत खास हो जाता है ये आयोजन। अगर दिल्ली में होता ना तो इतना ज्यादा जो है। हाँ सर आप कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं भाई, हम कमेंट्स पढ़ना ही नहीं चाहते हैं,
कमेंट्स पढ़ेंगे तो फिर हो गया 1 घंटे की क्लास में आधा घंटा कमेंट्स ही पढ़ेंगे। पढ़ाई करो, कमेंट्स आपका 99% कमेंट्स जो है बिना काम कराता है, 1% कमेंट काम कराता है, हमें ध्यान है ना। लेकिन एक बात कभी भी ये गलती मत करना, मैं हूं कोई शिक्षक है, मत सोचना कि एक भी कमेंट आपका मिस हो रहा है। हमारे सामने बड़ी स्क्रीन लगी रहती है, आपके सारे कमेंट्स पे हमारा नजर होता है। बस वही बात होता है कि जो आपके लिए जरूरी होता है कि भाई उस पे बातें होनी चाहिए, वही हम लोग देखते हैं। आगे विषय पे आते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी 6th खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल लैबोरेटरी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के किस जिले के गरपंचकोट क्षेत्र में पंचेत की पहाड़ी में हुआ है। तो वो जो खगोलीय वेधशाला बना है पूर्णिया में, पूर्णिया कहाँ पे भाई, पश्चिम बंगाल में। और प्रश्न मेरे को ध्यान से लिखा हुआ है, पूर्वी भारत का पहला और देश का छठा है, 6 नंबर का है। इसमें क्या होगा भाई, खगोलीय वेधशाला है तो क्या होगा, खगोलीय वेधशाला है तो जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स जो है, उससे जुड़ा हुआ जो रिसर्च है, उससे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, उसका अनुसंधान होगा, उसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं होंगी यूनिवर्स के बारे में। तो कहाँ पे है ये, पूर्णिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा 16 से 19 जनवरी तक बड़ा सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन कहाँ हुआ है। तो जो भारत की उत्तरी सीमा में इसका आयोजन हुआ है, नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया जो हमारा है, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। अब इसमें ना कोई एक जगह में नहीं लिख रहा हूँ, कोई एक पार्टिकुलर प्लेस का नाम लिख रहा हूँ, नहीं, क्योंकि कोई पार्टिकुलर प्लेस नहीं है, उत्तरी सीमा में अलग अलग स्थानों पे इसका आयोजन हुआ है डेविल स्ट्राइक। यह भी सवाल हो सकता है कि किन देशों के मध्य हुआ है, तो देश नहीं है ये, भारतीय सशस्त्र बल जो हमारे आर्म फोर्सेज है केवल उसका एक्सरसाइज है। पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह जिसका नाम है PRSC EO1, ई वो है अर्थ ऑब्जर्वेटरी 1, वो किस देश के साथ सफलतापूर्वक तरीके से लॉन्च किया गया है। वो जो पाकिस्तान अपना सारा जो स्पेस मिशन करता है वो चीन की मदद से करता है, नहीं भारत का आपको ध्यान होगा, भारत शुरुआत में रूस की मदद से करता था, लेकिन पाकिस्तान किससे मदद देता है भाई, चाइना से। तो एक इसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया, चाइना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैबिनेट ने कर्ज में डूबा RINL के लिए कितने रुपए का पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा किया है। तो जो RINL के बारे में ही पहले लिख लेते हैं, इसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। और RINL जो है इसी को कहते हैं विजाग स्टील, ये स्थित है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर स्थित है, विशाखापट्टनम में। और इसी को कहते हैं विजाग स्टील कहते हैं, परीक्षा में कई बार ना सवाल पूछता है विजाग स्टील किसको कहते हैं, तो विजाग स्टील इसी को कहते हैं। और कितने हजार करोड़ का पैकेज है, तो इस पैकेज हो जाएगा यहाँ पे 11,440। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि आखिर इतना पैसा क्यों दिया गया है इसको, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनना, मुझे इतना पैसा इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो ये इंडस्ट्री उद्योग जो है बंद हो जाएगा। बंद होने से हमें 2 नुकसान होगा, एक पहला कि उत्पादन कम हो जाएगा, रोजगार की कमी हो जाएगी, तो सरकार इसको यहाँ पे जो है मदद पहुंचाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत सरकार ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो जो रणभूमि नाम से ही लग रहा है बैटलफील्ड की बात हो रही है, रणभूमि का, इसका उद्देश्य क्या है, युद्ध क्षेत्र में जो है पर्यटन को बढ़ावा देना। जैसे कुछ युद्ध क्षेत्र में आपको बताता हूँ, तो जो आपने कारगिल का जंग सुना है ना, कारगिल एक जगह है, एक जिला है, प्रॉपर गांव का नाम है जो पड़ता है लद्दाख में, भाई वहाँ लोगों को विजिट करना चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए। भारत में सियाचिन है, सियाचिन तो जाना बहुत मुश्किल बट ठंडी जगह है, सियाचिन के क्षेत्रों में भारत को करना चाहिए। और अन्य ऐसे जगह जो हमारा युद्ध भूमि है, जहाँ पे हमारी सेनाओं ने ऐतिहासिक जंग लड़े हैं, युद्ध लड़ा है, वहाँ पे भारतीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे भेजा जाए। तो उसके लिए जो है हमारे रक्षा मंत्रालय ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। मंत्रालय भी एग्जैक्टली याद रहता है तो रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। आगे सवाल होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना, युद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट था, भारतीय महिला और पुरुष टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश को पराजित करके अपने नाम कर लिया है। तो जो इसमें भारत ने नेपाल को पराजित किया है, इसको पराजित किया नेपाल। खो खो विश्व कप भारत में आयोजित हुआ था, आपको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। भारत में कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो पूछा जो खो खो विश्व कप है इसको किसने जीत लिया है, तो महिला वर्ग में पुरुष वर्ग में दोनों में जीता है भारत, और दोनों में हारा है नेपाल, ठीक है। खो खो आप लोग खेले बचपन में, अगर खेले तो बताना एक बार में। खो खो जो होता है बड़ा मजेदार गेम होता है, मतलब इसमें टोटल होते हैं 12 प्लेयर। कितने प्लेयर होते हैं भाई, 12। और 12 में इन ग्राउंड होते हैं 9। इन ग्राउंड कितने होते हैं, 9। जैसे टोटल होता है 12 प्लेयर, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, कुछ प्लेयर एक्सचेंज होते रहते हैं, तो 12 की जगह कितने होते हैं उसमें, इन ग्राउंड 9 प्लेयर होते हैं। अरे भाई हम लोग विद्यालय में, हाँ खो खो बहुत मजेदार गेम है, बहुत ज्यादा। चलिए इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है, उन्हें पद और गोपनीयता का शपथ किसने दिलाया है। तो जो हर देश में जो है पद और गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, चाहे वो भारत रहे चाहे अमेरिका रहे। तो पूछ रहा है पद और गोपनीयता का शपथ किसने दिलाया, तो जो वहाँ के चीफ जस्टिस है फेडरल कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, लिखते इंग्लिश में थोड़ा सा, सीजे चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट, जो अमेरिका का फेडरल कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस जो है, फेडरल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने इनको शपथ दिलाया है। फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, जॉन रॉबर्ट्स। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट होता है, अमेरिका का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा, फेडरल कोर्ट। उन्होंने इनको शपथ दिलाया। तो जो एक नाम है जेडी वेंस, जेडी वेंस कौन है अमेरिका में, उपराष्ट्रपति है। कौन है, उपराष्ट्रपति। और कैपिटल रोटुंडा जो है बच्चे, उस जगह का नाम है जो वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, उस बिल्डिंग का नाम है जहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ था शपथ ग्रहण का, वाशिंगटन डीसी में ये स्थान का नाम है। आजकल एग्जाम में बड़ी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछता है, तो अगर ऐसा कुछ सवाल बने कि शपथ ग्रहण समारोह किस स्थान पे हुआ था, तो स्थान क्या बताओगे, कैपिटल रोटुंडा में वाशिंगटन डीसी में हुआ है, जगह का नाम है ये। बाकी उपराष्ट्रपति सीजे जो वहाँ के चीफ जस्टिस है, और ट्रंप जी जो है इधर 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 20 जनवरी कहाँ पर 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन किया है उन्होंने पटना में। कहाँ पर किया भाई, पटना में, बिहार में जो है ये अधिकारियों की बैठक हुई है। पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में सभी राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद जो है उसके अधिकारी भाग लेते हैं। इसमें कौन भाग लेता है भाई, तो जो ऑफिसर्स हैं विधानसभा विधान परिषद के जितने भी, वो भाग लेते हैं, ताकि जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो है उसको आसान बनाया जा सके, है ना। तो उसके लिए जो इसका सुधार यहाँ किया गया है। आगे प्रश्न है, विकसित भारत 2047 विषय के साथ तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है, मिनिस्टर ऑफ माइंस का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है। मतलब ये हुआ है कोणार्क में, ओडिशा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, कोणार्क में हुआ है, ओडिशा में, ठीक है। खान मंत्रियों का बैठक, खान मंत्री कौन है भारत सरकार में, तो आपको याद होगा हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है। अच्छा आप लोगों का भी नया बैच नहीं चर्चा की है, जी किशन रेड्डी, क्या नाम इनका, जी किशन रेड्डी, भारत सरकार में कोयला और खान मंत्री, जी किशन रेड्डी, ठीक है। तो कोणार्क में, ओडिशा में जो है इसके अभी बैठक हुई थी। आगे बढ़ते नेक्स्ट है कि किस शहर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन हुआ है। जो हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन हुआ है शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी केंद्र में, जो कि गोरखपुर यूपी में पड़ता है। हाथी जब भी कहते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना होता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है कब लॉन्च हुआ है, जल्दी से आगे उत्तर। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जल्दी से बताना है, किस वर्ष ये प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था बच्चे। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था, ये वर्ष 1992, ईयर क्या था, वर्ष क्या था 1992। क्या वर्ष था इसमें, 1992 में इसको लॉन्च किया गया था, 1992 है ना, 1992। इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अरे 2010 लिख दे रहा है जी,
प्रोजेक्ट एलिफेंट कह रहा हूँ बच्चा 2010 अपना बर्थ का ईयर लिख रहा हो क्या? हाँ, चलो चलो यहाँ तक चीजें क्लियर बच्चे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है। कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो जो भारत में कॉफी का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो होता है कर्नाटक में। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। दूसरा नंबर केरल में, तीसरा नंबर तमिलनाडु में। यानी कि भारत में कॉफी के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं और भारत कॉफी उत्पादन में 7वें स्थान पे आ गया है। कॉफी में पहला नंबर में सिर्फ ब्राजील है। पहला नंबर में कौन है भाई? ब्राजील, ये पहला नंबर पे है। दूसरा नंबर पे सॉरी दूसरा कह रहा हूँ, भारत का नंबर क्या है? 7। और भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया कॉफी उत्पादन में। तो भारत, ये तो बड़ा एवरग्रीन सवाल है, सब परीक्षा में पूछता है कॉफी कहाँ पे? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत को लेकर दावा, ब्रिटेन के कितने प्रतिशत लोगों ने भारत से 33.8 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति को लूटी थी? तो जो भारत से 33.8 ट्रिलियन डॉलर की लूट जो है वो 10% ब्रिटिशर्स ने किया है, ब्रिटेन के लोगों ने किया है। यानी कि कितना ट्रिलियन है भाई? 33.8। भारत की जो इकोनॉमी है लगभग 4 ट्रिलियन है, तो 4 ट्रिलियन जो है उससे कितना, लगभग 8 गुना ज्यादा जो है भारत से पैसा को लूटा है अंग्रेजों ने। लगभग 200 वर्षों तक भाई शासन किया उन्होंने और भारत से इतना सारा संपत्ति लूट के ले गए हैं ना। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है पद्म पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है, देखिए ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है। पद्म पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस साल पद्म पुरस्कार की घोषणा की है। तो जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसकी घोषणा नहीं करता, गृह मंत्रालय इसकी घोषणा करता है। की घोषणा कौन करता है बच्चे? गृह मंत्रालय करता है। कौन करता है? गृह मंत्रालय। बिल्कुल, तो पहला स्टेटमेंट गलत, मंत्रालय लिखना चाहिए, गृह हो गया गलत। अगला है कि 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सही बात है। लोक गायिका शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी जापान के जो है, उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो बच्चों इसमें बी और सी दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। बी एंड सी ऑप्शन थोड़ा सा नहीं सही बना है, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। और अलग से अगर आपको ध्यान रखना होगा, देखिए पद्म पुरस्कार के बारे में बहुत बेसिक जो आपसे सवाल बनता है वो पूछता है कितने लोगों को मिला है। तो भाई 7, 19, 113, टोटल कितने लोगों को मिला है? 139 लोगों को। कितने लोगों को मिला है? 139। इसी में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो बिहार से टोटल 7 नाम है, बिहार से कितने लोग हैं? टोटल 7, जिसमें से एक नाम है पद्म विभूषण शारदा सिन्हा, दूसरा है सुशील मोदी जो है पद्म भूषण, और 5 अन्य नाम है। इस क्वेश्चन का पीडीएफ मिल सकता है बाबू, पीडीएफ मिल चुका है सर, पीडीएफ में आंसर नहीं है। हम आज तक जब से जीवन में पढ़ा रहा हूँ, लगभग हो गया मेरा, अभी 2 अक्टूबर बीता था ना, तो उस दिन जो है मेरा अराउंड अराउंड क्या एक्जैक्टली 8 ईयर्स हो गए, 8 वर्ष हो गए। अभी 2 अक्टूबर को, आज कितना हो गया? 7 अक्टूबर है ना, 2 अक्टूबर को हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो इट्स अराउंड 8 ईयर्स। तो मैं आज तक आंसर नहीं देता हूँ, आंसर की कहीं नहीं होता, मेरे पास भी नहीं है, किसी भी पीडीएफ में आंसर की नहीं होता है। मेरे यहाँ ऐसे ही होता है, प्रॉपर क्लास करना होगा, उसको आपको बनाना पड़ेगा। वो जो शॉर्टकट आप अपनाना चाहते हो ना, अरे आप लोगों को ऐसा भी कई बार लगता होगा क्रैश कोर्स में क्लास चल रहा है ना, क्रैश कोर्स में 99 रुपये का कोर्स है, क्यों ही मन लगा के पढ़ेंगे, चलो जाने दो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, पता चलेगा कि कितना लाभ उठा लिया आपने। शॉर्टकट नहीं बाबू, कोई शॉर्टकट नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, कहीं हमने आंसर मेरे पास भी नहीं, तो हम आपको कैसे देंगे। आगे प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा किया है। तो वीरता पुरस्कार जो है वो हर साल इसकी घोषणा होती है ना, तो पूछा कि कितने लोगों को वीरता पुरस्कार के लिए चुना है। तो वीरता पुरस्कार के लिए जो टोटल नाम है, पिछले साल था 108, इस वर्ष कितने नाम थे? 93 जो है उन्हें वीरता पुरस्कार के लिए चुना है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा हैंडलूम सम्मेलन का नाम है मंथन का उद्घाटन कहाँ किया है? मुझे नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है गिरिराज सिंह ने। अगला प्रश्न था कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? वित्तीय स्वास्थ्य की बात हो रही है, वित्तीय स्वास्थ्य में भारत में पहला नंबर में ओडिशा, दूसरा में छत्तीसगढ़ है, तीसरा नंबर पे है, तीसरा में कौन है? गोवा, चौथा नंबर पे है झारखंड, चौथा नंबर पे कौन है? झारखंड। यानी कि भारत में सबसे अच्छा जो फाइनेंशियल कंडीशन है सरकारों की, उसमें सबसे बेस्ट है ओडिशा का। बिहार हमारा कहाँ पे भाई? तो बिहार जो है बच्चे, आप लोग इसमें अगर देखोगे तो बिहार का जो रैंक हम लोग देखते हैं इसमें लगभग 12 या 13 है। अच्छा आवाज अभी ठीक है। बिहार का जो स्थान था बच्चे, जस्ट अ सेकंड, बिहार का 12 या 13 है शायद। देखो आंसर की होता तभी बता देते, नहीं लेकिन हम तो रखते नहीं आंसर की। आवाज नहीं आ रहा क्या? ठीक तो है। बिहार का जो रैंक है ना बच्चे, इसको ड्यूज रहने दो। हाँ नहीं 15 नहीं है, तो 15 तो उसमें बोल दे रहा है मेडल वाले में, मेडल 13 इज राइट। हाँ 13 हमने बता रखा है ऑलरेडी कई सारे बच्चे में। तो बिहार का जो रैंक होगा ना, इसको क्या लिखोगे? 13 इज राइट आई थिंक, 13 12 मैं इसको आपको मैं देख करके बताऊंगा, ठीक है। मैं बच्चे इसको भी रहने देता हूँ, मैं हम लोग कल आपको रिवीजन के समय में वापस से आपको मैं बताऊंगा चर्चा करके। नहीं नहीं रुको, अभी तुरंत इस पे मैं आपको, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रखना हमें, बिहार का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है भाई। और बिहार से देखते हो आजकल बहुत सारे करंट अफेयर्स पूछ रहा है परीक्षा के अंदर, ढेर सारे करंट अफेयर्स आजकल बिहार से आ रहा है। इसमें जो हम लोगों का फिजिकल हेल्थ है, बिहार 13 नंबर पे बच्चे, 13th बिहार का 13 रैंक है। और स्कोर लिख लेना, बिहार का स्कोर जो हमने मेंशन किया है वो 27.3, 27.3 इसका स्कोर है, ठीक है। तो बिहार का अपने अलग से, झारखंड फोर्थ रैंक पे है, क्योंकि पड़ोसी राज्य, तो कई बार सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में शामिल किया गया है? वो जो वेटलैंड सिटी में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है, उदयपुर को और इंदौर को। भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया? 2 शहरों को, उदयपुर और इंदौर को। ये सवाल कई सारे परीक्षा में ऑलरेडी आ चुका है। और वेटलैंड सिटी के बारे में बात करेंगे तो विश्व में इसकी संख्या जो टोटल हो गया है पूरी दुनिया में
विश्व में इसकी संख्या हो गया है टोटल, इसकी संख्या जो है वर्ल्ड लेवल पे हो गया है 31। भारत से कितने शहर भाई? भारत से 2 शहर, उदयपुर, इंदौर। वेटलैंड सिटी जिसको आर्द्र भूमि रामसर स्थल कहते हैं, जहाँ पे ज्यादा जैव विविधता होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है, उसके लिए इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में वीर गाथा 4.0 के सुपर 100 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। पूछ रहा है कि किसने सम्मानित किया है? बच्चे वीर गाथा जो कार्यक्रम है ना, ये कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय का है। ये हर साल जनवरी में गणतंत्र दिवस के अवसर पे पूरे भारत के विद्यालय में बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, कौन अच्छा स्वतंत्रता सेनानियों पे कहानियां बता सकता है, स्लोगन लिख सकता है। तो टोटल 100 बच्चों को सम्मानित किया जाता है पूरे देश भर से हर साल। तो ये चौथी बार सम्मानित किया गया, इसलिए नाम इसका वीर गाथा। तो वीर गाथा में सम्मान किसने दिया? राजनाथ सिंह ने। 100 में से बिहार के 9 बच्चे शामिल हैं। बिहार से कितने बच्चे हैं भाई? 100 में से बिहार के 9 बच्चे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो भारत में टोटल यूटी राज्य मिला के 36 है, 36 में अकेले बिहार के 9 बच्चे यहाँ पे शामिल हैं। आगे प्रश्न होगा, किस वर्ष से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से मनाया जा रहा है। 25 जनवरी जो है 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 ये वही तारीख है जिस दिन भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना हुई है उसी के उपलक्ष्य में मतदाता दिवस जो है भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2011 से। कब से स्टार्ट हुआ था भाई? 2011 से। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए, तो अभी क्या करते हैं बच्चे हम लोग आज की इस क्लास को ना, क्योंकि अब इतना है कि हम लोग इसको खत्म कर पाएंगे, तो इसको क्या करते हैं आज रहने देते हैं। ठीक है, और कल जो है हम लोगों का ये समाप्त हो जाएगा, कल जो हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो अभी आप लोगों को इतना रहने देते हैं। मैं 5 प्रश्न पूछूंगा जो मैंने अभी पढ़ाया है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मेरे साथ आप लोग रिवाइज करो। मैं आपसे कितने प्रश्न पूछूंगा भाई? 5 प्रश्न आपको बताना है, हर एक बच्चे को कमेंट सेक्शन में अभी आकर के बताना पड़ेगा। एक बार देखते हैं आप लोगों ने कितनी चीजें याद रखते हो। ठीक है, चलिए आप सभी लोग तैयार हो बिल्कुल। अभी जो पढ़ाया है मैंने उसी को आपसे पूछा जाएगा, पुराने नहीं पूछूंगा। ठीक है, चलिए जो मैंने पढ़ाया है वही बस मुझे पूछना है आपसे। तो मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा मुश्किल सवाल मैं पूछूंगा। सबसे पहला जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो आपको बताना है। इमरान खान नाम आप सब लोग जानते हो, इमरान खान को कितने वर्ष की सजा हुई है? जल्दी से बताइएगा, इमरान खान को कितने वर्ष की सजा हुई है? अभी सजा सुनाया गया था ना हाल में उनको, तो कितने वर्ष की सजा सुनाई गई है इमरान खान को, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं? 14 वर्ष। कितने वर्ष था? 14 वर्ष। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी उसका नाम क्या था? तहरीक ए इंसाफ। ठीक है, आगे प्रश्न आपसे पूछूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न को ध्यान से सुनोगे तब बनेगा। 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे तभी आपका उत्तर बनेगा। भारत में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक कहाँ हुई है? कहाँ पर हुई है? तहरीक इंसाफ इज राइट, वेरी गुड। तो बताना कि भारत में कहाँ पे ये बैठक हुई है? पटना में। कहाँ पर हुआ था? पटना में। चलिए आगे आपसे प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खान मंत्रियों का, मिनिस्टर ऑफ माइंस, राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन बैठक कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? कोणार्क में, ओडिशा में हुआ है। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट आपसे मैं पूछूंगा सवाल होगा, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, उत्तर करने की कोशिश करोगे। भारत और यूरोपियन यूनियन, भारत और यूरोपीय संघ के बीच में आर्थिक संबंधों को बेहतर करने के लिए बैठक किस शहर में हुआ है? भारत और यूरोपीय संघ के बीच में आर्थिक संबंधों में सुधार के लिए बैठक किस शहर में हुआ है? जल्दी से बताइएगा। पेरिस में हुआ, लंदन में हुआ, मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, ब्रुसेल्स। वेरी गुड। कहाँ पे हुआ था? ब्रुसेल्स में हुआ था। एक बच्चे का कमेंट पहले आ जाता है, फिर कैसे हो जाता है भाई? हम क्या पूछने वाले उसको कैसे पता? देखते सबका दिल्ली आता है तब तक वो कमेंट कर दिया अपना। अभी भी ध्यान से देखना। ठीक है, अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न थोड़ा सा ठीक रहेगा। प्रश्न है, इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड अर्थ जो है, अर्थ साइंस मिनिस्टर, तो उन्होंने उद्घाटन किया है इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का। इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ पर था ये? मुंबई में। कहाँ पर था बच्चे? मुंबई में। और जाते जाते अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अंतिम प्रश्न आपसे फिर से पूछ लेता हूँ कि बताओ नेक्स्ट जो आपसे सवाल होगा वो सवाल होगा हाँ, ये सवाल बताओ, बीसीसीआई के लोकपाल का नाम क्या है? बीसीसीआई में लोकपाल का नाम क्या है? बीसीसीआई का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई का लोकपाल किसे बनाया गया है? चलिए, हाँ कुछ मिश्रा है सर लिख रहा है। पहले कमेंट कैसे कर दे रहा है बच्चा? तब मुंबई टिक मार रहा है, तब तक इधर वो पहले ही अरुण मिश्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुण मिश्रा। एक्सलेंट एक्सलेंट। चलो, तो अभी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, सुबह वाली क्लास आप लोग देखते हो क्या वाईटी पे? वो वाईटी जो है केजीएस बीपीएससी चैनल है, उसको जरूर देखना। मतलब आपको मैं कहूंगा एक बार देख लेना। ठीक है, केजीएस बीपीएससी चैनल पे सुबह में 7 बजे हम उस क्लास को इसलिए रखे हुए हैं ताकि सभी बच्चे जो है एकदम रेगुलर जो है करंट अफेयर्स पढ़ सकें, डेली करंट अफेयर्स। और इस क्लास में जो है आप अगर एकदम फाउंडेशन मजबूत चाहते हो कि करंट अफेयर्स में कोई डर नहीं होना चाहिए, भाई एग्जाम में जाओ सारे करंट अफेयर्स को दाएं हाथ से नहीं बाएं हाथ से बनाते हुए आना है, तो सुबह की क्लास हमने स्टार्ट करा है वाईटी के ऊपर। लगभग 2 महीने हो गए, 2-3 महीना। बहुत जबरदस्त क्लास है। और ये मैं तब कह रहा हूँ 2-3 महीना पढ़ाने के बाद बच्चों के फीडबैक के बाद कह रहा हूँ, काफी लोग एंजॉय करते हैं। बच्चों अगर आपके पास समय होगा तो प्रयास करिएगा उसको आने का। ठीक है, और बाकी आप लोगों की मर्जी है। और चूंकि अभी हम लोग यहाँ पे जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अक्टूबर का पढ़ रहे हैं, तो डेली वाला जो है एक तरह से आपका फाउंडेशन जो है वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चैनल का नाम है केजीएस बीपीएससी सुबह 7 बजे, या केजीएस बिहार एग्जाम, 2-3 चैनल पे वो वीडियो जाता है। किसी में भी मन करे तो एक बार देख लेना उसको। चलिए, तो अभी इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग, और अगली क्लास में जो है जनवरी हम लोगों का खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज इस क्लास में रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, खूब ख्याल रखो अपना, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। बाय बाय।